कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए बिहार सचिवालय प्रीलिम्स का मॉडल सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि यह मंडे टू संडे चलता है, यानी कि सप्ताह में 7 दिन यह सेट चलता है और इसमें 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण सेट साबित होता है। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सेट को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। अभी तक इसमें 47 सेट करा दिया गया है, जिसमें आपको 20 सेट प्लेटफॉर्म के बुक से कराया गया है और 20 सेट स्पार्क के बुक से कराया गया है। अभी जो सेट चलता है इडोटेरिया के वॉल्यूम 1 से चलता है। अभी तक इसमें भी आपको 6 सेट अपलोड कर दिया गया है, तो आप इस सारे सेट को मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके सेट को बनाएं और कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ज़रूर कमेंट करें। और इसका डिस्कशन यूट्यूब पर उपलब्ध है और प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियो वहां से देख लें। सुबह में मेरा 40 क्वेश्चन का डिस्कशन चलता है, जिसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं। वह सीरीज आपको मंडे टू सैटरडे चलता है। आज संडे था, इसलिए वह सीरीज आज नहीं आया था और मैं आज से लाइव डिस्कशन चालू किया हूं, जो कि शाम को 7 बजे होगा। उसमें आप अवश्य भाग लीजिएगा, जिसमें करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के टास्क दिए गए हैं। टेलीग्राम में टास्क दे भी दिया गया है, आप वहां से याद कर लेंगे और 7 बजे अवश्य जुड़ेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर बताएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिले। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूं। 11 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। कौन सा मृत पोजी कवक है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी फीता क्रीम, ऑप्शन सी पेंसिलिन और ऑप्शन डी की बात करें तो अमरबेल। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पेंसिलिन है। क्वेश्चन नंबर 2, मधुमेह होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए इंसुलिन की बहुलता, ऑप्शन बी इंसुलिन का कम उत्पादन, ऑप्शन सी की बात करें तो यकृत के कार्य में गड़बड़ी होना और ऑप्शन डी बिलिरुबिन का उच्चतर उत्पाद होना। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि इंसुलिन का कम होना। रुधिर में जब ग्लूकोज और ग्लाइकोजन को पूर्णतः परिवर्तित नहीं होता है तब ग्लूकोज की मात्रा रक्त को बढ़ा देती है, जिसमें मधुमेह डायबिटीज रोग हो जाते हैं। इंसुलिन का खोज वेंटिंगन बेस्ट के द्वारा किया गया था। ग्लूकोज के ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रण अग्नाशय का एक भाग होता है, जिसे लैंगर्स द्वीप कहा जाता है। इसमें बीटा कोशिका स्रावित होती है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी त्वचा और ऑप्शन डी की बात करें तो आमाशय। तो मानव में सबसे बड़ी अंग की बात कहा है तो इसका त्वचा आंसर होगा और सबसे अंतःस्रावी बड़ी होगा तो आपको यकृत होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पक्षियों के द्वारा जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोफिली, ऑप्शन बी एटोमोफिली, ऑप्शन सी एम्ब्रियोफिली और ऑप्शन डी की बात करें तो अर्थनियोफिली। तो पक्षियों के द्वारा दी जाने वाली परागण है आपको ऑप्शन डी अर्थनियोफिली। क्वेश्चन नंबर 5, मकड़िया किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए मोलास्का, ऑप्शन बी एनेलिडा, ऑप्शन सी निडेरिया और ऑप्शन डी की बात करें तो आर्थ्रोपोडा। तो मकड़िया आपको ऑप्शन डी यानी कि आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है। पक्षियों का अध्ययन जो कहते हैं अर्थनियोलॉजी कहा जाता है। उदाहरण के लिए आर्थ्रोपोडा में आपको मकड़ी, झींगा, बिच्छू, तिलचट्टा, तितली और घरेलू मक्खी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मेडुला ऑब्लिंगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? तो ऑप्शन ए हृदय का, ऑप्शन बी मस्तिष्क का, ऑप्शन सी फेफड़ा का और ऑप्शन डी की बात करें तो पेट का। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी होगा। मेडुला ऑब्लिंगेटा निम्नलिखित में से यह मस्तिष्क का अंग है। मानव का हृदय 72 बार धड़कता है और पश्च मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया, जो सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा है। क्वेश्चन नंबर 7, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए लिवेनहॉक, ऑप्शन बी
एहरेनबर्ग, ऑप्शन सी रबर्ट कोच और ऑप्शन डी की बात करें तो इवोना ऑस्की। तो जीवाणु का खोज आपको ल्यूवेनहक के द्वारा किया गया था, आपको 1683 में किया गया था जीवाणु का खोज, और वायरस का खोज इवोना ऑस्की ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से पौधा में किसकी जड़ों में गांठें होती है? तो ल्यूगमिनस पौधे, परजीवी पौधे, एपीफाइट पौधे और ऑप्शन डी की बात करें तो जलीय पौधे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, ल्यूगमिनस पौधे। क्वेश्चन नंबर 9, रिंगवर्म नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो ऑप्शन ए वायरस से, ऑप्शन बी बैक्टीरिया से, ऑप्शन सी कवक से और ऑप्शन डी की बात करें तो प्रोटोजोआ से। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी कवक से होता है। कवक से होने वाले प्रमुख रोग इस प्रकार है, एथलीट एंड फुट, दाम, दाद, खाज, गंजापन, ये सब कवक से होने वाला रोग है। वायरस से आपको गलसुआ होता है, एड्स होता है, और बैक्टीरिया से बात करें तो आपको टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, टेटनस बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रिप्सिन क्या है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट का विघटन करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है, वसा का विघटन और प्रोटीन का विघटन। तो ट्रिप्सिन आपको ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन का विघटन करता है। क्वेश्चन नंबर 11, घर्षण बल किसके कार्य करता है? बल की दिशा के लंबवत, बल की दिशा के किसी कोण पर और बल की दिशा में, और ऑप्शन डी की बात करें तो बल के विपरीत दिशा में। तो घर्षण हमेशा बल के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। आप अपने पैरों से चलते हैं तो आपका घर्षण, आप आगे चलते हैं और आपका घर्षण पीछे लगता है, तभी इंसान चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी वैसे ही रहती है और ऑप्शन डी की बात करें तो साहस गिर जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी वैसे ही रहती है। प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश की चाल की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि के लिए माध्यम की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन ए नोल और रुस्का, ऑप्शन बी अलेक्जेंड्रा वोल्टा, ऑप्शन सी की बात करें तो थॉमस यंग और ऑप्शन डी की कार्ल बेंज। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार आपको ऑप्शन ए यानी कि नोल और रुस्का के द्वारा किया गया था। बैटरी का खोज आपको वोल्टा ने किया था और प्रकाश व्यतिकरण को थॉमस यंग ने दिया था और पेट्रोल चलित कार को कार्ल बेंज के द्वारा की गई थी और कार्ल बेंज के कार भी आपको आती है मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 14, दाब बढ़ाने के साथ किसी भी पदार्थ का क्वथनांक क्या होती है? तो ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी कम हो जाती है, ऑप्शन सी वही रहती है और ऑप्शन डी की बात करें तो शून्य हो जाती है। तो दाब बढ़ाने पर किसी का क्वथनांक बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 15, सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, इसके प्रमुख कारण हैं। इनके अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी। तो इसमें जो भी स्टेटमेंट दिया गया यानी कि सारे स्टेटमेंट सही है, इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु के संतुलन होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? तो वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं है, वस्तु की कोई घूर्णन गति नहीं है, सी वस्तु की संभावित ऊर्जा न्यूनतम हो और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी है यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 17, जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही हो तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा? वास्तविक वजन के बराबर, वास्तविक वजन से अधिक, ऑप्शन सी वास्तविक वजन से कम और ऑप्शन डी की बात करें तो शून्य। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो वास्तविक वजन से कम होता है और जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो वास्तविक वजन से ज़्यादा होता है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है और इसका आंसर हमेशा सही ही देना है। क्वेश्चन नंबर 18, 10 किलोग्राम की वस्तु है,
जो 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा की बात करें यानी कि काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है हाफ mv²। तो यहाँ पर आपको m दिया है, मास आपको 10 kg दिया है और v 5 सेकंड दिया है। तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है आपको 1/2 mv²। तो यानी कि 1/2 गुने 10 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपको 25, और इसके 2 से भाग, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 125, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन रहा। तो ऑप्शन ए 139, ऑप्शन बी 142, ऑप्शन सी 146 और ऑप्शन डी की बात करें तो 150। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी है, यानी कि 150 स्थान पर रहा और 2021 में इसका स्थान आपको 142 था। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कितनी रोपवे परियोजना स्वीकृति दी गई है। तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि 6 है। क्वेश्चन नंबर 21, 24 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व टीबी दिवस का थीम क्या था। तो ऑप्शन ए इन्वेस्ट टू इन टीबी सेव लाइफ, ऑप्शन बी चेक क्लॉक इज द टेकिंग, ऑप्शन सी इट टाइम टू इंड टीबी और ऑप्शन डी यूनाइट टू इंड टीबी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि इन्वाइट टू इंड टीबी। सबसे पहले मैं बता दूं कि 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है 2022 का। तो ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी डेनियल मेदवेव और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब राफेल नडाल ने जीता है डेनियल मेदवेव को हराकर। क्वेश्चन नंबर 23, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 2019 के रिपोर्ट की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर वनावरण में वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन ए 75 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 338 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 389 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी की बात करें तो 413 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि 75 वर्ग किलोमीटर बिहार में वन रिपोर्ट की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में प्रक्षेपित संचार उपग्रह CMS-01 निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह है। तो ऑप्शन ए जक्सा, ऑप्शन बी रोस्कोमोस, ऑप्शन सी इसरो और ऑप्शन डी की बात करें तो नासा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा इसरो। इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था और इसका मुख्यालय आपको बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 25, फीकी, फीकी का शब्द विस्तार में अंतिम आई का क्या निरूपित है। तो ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी इंटरनेशनल, ऑप्शन सी इंडस्ट्री और ऑप्शन डी की बात करें तो इन्वेस्टमेंट। तो फीकी का फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर फॉर द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत सरकार ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करने के लिए एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली की समेकित की स्वास्थ्य समिति नीति कब तक बनाने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2027 और ऑप्शन डी की बात करें तो 2030। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 2030 तक अनुमान रखा गया है इसको बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत महिलाओं के और विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी निमाम्बे आचार्य और ऑप्शन सी बिरदान करात और ऑप्शन डी की बात करें तो नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति आपको रामनाथ कोविंद के द्वारा यह किया गया है। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मई 2022 में किस राज्य में
सिरुई लिली महोत्सव का आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन ए गोवा में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी मणिपुर में और ऑप्शन डी की बात करें तो नागालैंड में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मणिपुर में किया गया है। इस सेट में आपको 10 करंट का क्वेश्चन रहता है, 25 क्वेश्चन आपको साइंस से दिए जाते हैं और 40 क्वेश्चन में जीके, जीएस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी यानी कि टोटल सब्जेक्ट रहता है और आपको 25 मैथ और 50 रीजनिंग रहता है। तो 75 क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करता हूं। तो इसमें आप 10 करंट अवश्य डेली लिखें, क्योंकि यह करंट जो भी इस सेट में दिया गया है आपको करंट टाइम का ही दिया गया है। बहुत ही नज़दीक का करंट इसमें पूछा गया है, जो कि आपके एग्जाम में पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना भी है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु बिल्कुल सही है, रबड़ बोर्ड कोट्टायम ये भी बिल्कुल सही है, चाय बोर्ड कोलकाता ये भी सही है और तंबाकू बोर्ड जो कोची है यही गलत है। यहाँ पर गलत को ही चुनना था और गलत ही पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, तंबाकू बोर्ड आपको गुंडुटूर में है और कोची में मसाला बोर्ड है। क्वेश्चन नंबर 30, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर जनता को वाणिज्य बैंक ऋण देती है, जिस पर जनता भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेती है, जिस पर वाणिज्य बैंक आरबीआई से ऋण लेती है, जिस पर वाणिज्य बैंक जनता से ऋण लेती है। तो इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन 4-5 पूछे जाते हैं, तो आपको इकोनॉमिक्स भी अच्छा से पढ़ना है। इसका आंसर हो जाएगा जिस पर वाणिज्य बैंक आरबीआई से ऋण लेती है उसे बैंक ब्याज दर कहते हैं, और जब हम लोग वाणिज्य बैंक से लेते हैं उसे बैंक दर कहा जाता है, जो कि जनता लेता है। क्वेश्चन नंबर 31, एचडीआई किन 3 क्षेत्रों का विकास मापक है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, आमदनी, कृषि, उद्योग, सेवाएं, ऊंचाई, भार और रंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में निम्नलिखित में से क्या घटाया जाता है? ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी पूंजी उपयोग छूट, ऑप्शन सी सब्सिडी और ऑप्शन डी की बात करें तो ब्याज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि अप्रत्यक्ष कर। अब यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे देखते हैं कि जीके के क्वेश्चन कहाँ से है। आगे 107 नंबर से आपको रीजनिंग जीके का क्वेश्चन है। चलिए आइए 107 नंबर क्वेश्चन 108 से। सिंधु काल में सीसा का आयात कहाँ से किया जाता था? तो सिंधु काल में सीसा का आयात पूछा गया है, तो ऑप्शन ए ईरान से, ऑप्शन बी अफगानिस्तान से, ऑप्शन सी ओमान से और ऑप्शन डी की बात करें तो मेसोपोटामिया से। तो सिंधु काल में सीसा का उत्पादन आपको ईरान से किया जाता था और तांबा का खेतड़ी ओमान से किया जाता था और चांदी का अफगानिस्तान से किया जाता था और सोना का कर्नाटक और अफगानिस्तान ईरान से किया जाता था। तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, सिंधु काल में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी लोथल से और ऑप्शन डी की बात करें तो कालीबंगा से। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार जो साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त है और इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण में 35 मीटर और चौड़ाई 33 मीटर है। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, लंबाई और चौड़ाई नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं है। लोथल से आपको चावल का साक्ष्य मिला है और कालीबंगा से आपको जोते हुए हल का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 110, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऑप्शन ए भागवत गीता में, ऑप्शन बी ऋग्वेद में, ऑप्शन सी उपनिषद में और ऑप्शन डी की बात करें तो यजुर्वेद में। तो गायत्री मंत्र आपको ऑप्शन बी यानी कि ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। इसमें 10 मंडल होते हैं और वाल्खीलों के साथ मंडल की संख्या पूछी जाएगी तो 11 होते हैं और इसमें 10,462 ऋचाएँ होते हैं और 10 से 28 सूक्त होते हैं।
उपनिषद की संख्या 108 है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया है? ऑप्शन ए बलवन, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी की बात करें तो रजिया सुल्तान। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश ने 1210 से लेकर 1236 तक दिल्ली पर शासन किया था। और गुलाम वंश के स्थापना की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में किया गया था, जो कि वो लाहौर के राजधानी से गुलाम वंश की स्थापना किए थे। वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो इल्तुतमिश गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक थे। बलवन की बात करें तो 1266 में बलवन गद्दी पर बैठा और 1286 तक रहा। बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन से किया था, जो कि टोपी सीकर जीवन यापन करता था। रजिया सुल्तान प्रथम शासिका हुई जो महिला बनी थी। क्वेश्चन नंबर 12, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन ए मुद्रा प्रणाली, ऑप्शन बी अधिशेष लगान, ऑप्शन सी भू राजस्व और ऑप्शन डी की बात करें तो बंदरगाहों से आमदनी। तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था क्या थी, ये बात पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी भू राजस्व से संबंधित थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में दो भाइयों हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। उस समय मुगल काल में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर 13, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था? तो ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी की बात करें तो जहांगीर और ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अकबर के शासनकाल में 1580 में फतवा जारी किया गया था जौनपुर में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, जो कि हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था, और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, और शाहजहां ने आगरा के ताजमहल का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 14, झंडा गीत की रचनाकार निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए श्यामलाल पार्षद, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी और ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो झंडा गीत के रचनाकार आपको ऑप्शन ए थे श्यामलाल पार्षद। रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन लिखे थे और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला है, तो आइए हम मिलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि रॉलेट एक्ट हुआ था 18 मार्च 1919 को, और सत्याग्रह की बात करें तो सत्याग्रह हुआ था आपको 6 अप्रैल 1919 को, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अमृतसर में अधिवेशन हुआ था आपको 2 दिसंबर 1919 को, और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो यह क्वेश्चन काफ़ी ही टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डेट दे देने की वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी टफ हो गया है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों का संगठित किया था? तो ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया और ऑप्शन डी की बात करें तो अच्युत पटवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण ने फरार हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन आपको 1942 में 9 अगस्त को हुआ था, और उसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 117, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के सफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन और ऑप्शन डी की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए होगा, क्योंकि अगस्त में 1 अगस्त को 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था, और स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो 1923 में हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक चला था, और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। तो इसको क्रम से सजा देना है, और इसमें पूछा गया है कि किससे पहले किसके बाद गठन किया गया है, तो इसका आंसर असहयोग आंदोलन के बाद गठन किया गया था, स्वदेशी आंदोलन के। क्वेश्चन नंबर 118,
निम्नलिखित में से कौन मिलान सही नहीं है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बिल्कुल सही है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है और रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है। और टिहरी बांध की बात करें तो यही गलत है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, न कि गंगा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 119, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? केंद्रीय सिल्क बोर्ड ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1953 में और ऑप्शन डी की बात करें तो 1954 में। तो केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में किया गया था और कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में किया गया था। अखिल भारतीय हस्तकरघा बोर्ड की स्थापना 1953 में किया गया था और लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना आपको 1954 में किया गया था। तो चारों ऑप्शन के आप अच्छे से याद रखेंगे, कहीं ना कहीं इसमें से एक ऑप्शन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जो भी चीज़ आपको अच्छा से बताया जाता है, अगर आप उस चीज़ को नहीं जानते हैं तो उसे अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें, क्योंकि आप डिस्कशन अच्छे से कीजिएगा तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन ए मानस, ऑप्शन बी सुबनसिरी, ऑप्शन सी कामेंग और ऑप्शन डी की बात करें तो ब्राह्मणी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि ब्राह्मणी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो मानस, सुबनसिरी और कामेंग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, जबकि ब्राह्मणी नदी महानदी की सहायक है, महानदी जो कि उड़ीसा में बहता है। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी प्राग्वे और ऑप्शन डी की बात करें तो उरुग्वे। तो कौन सा देश नहीं स्थित है मकर रेखा पर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी उरुग्वे नहीं है। चिली, ब्राज़ील और प्राग्वे आपको स्थित है मकर रेखा पे, मकर रेखा पे। क्वेश्चन नंबर 122, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब किया गया था? तो ऑप्शन ए 1955 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी की बात करें तो 1968 में और ऑप्शन डी 1973 में। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना आपको 1955 में किया गया था। भिलाई आपको छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यह रूस के सहायता से हुआ था। और राउरकेला की स्थापना 1956 में किया गया था, जो कि आपको उड़ीसा में पड़ता है, जो कि पश्चिमी ब्रिटेन की सहायता से हुई थी। और बोकारो की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में रूस के सहायता से किया गया था। और जो दुर्गापुर में है उसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में जर्मनी के सहायता से की गई थी। तो ये चारों चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। 1956 की बात करें तो ONGC की स्थापना 1956 में हुआ था और ऑप्शन डी की बात करें तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया था। क्वेश्चन नंबर 123, रजत क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ऑप्शन ए अंडा उत्पादन, ऑप्शन बी उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन सी मसाला उत्पादन और ऑप्शन डी की बात करें तो बायोडीजल उत्पादन। तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, और भारत में अंडा का टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है और भारत में सबसे ज़्यादा अंडा आपको आंध्र प्रदेश में होता है। ऑप्शन बी की बात करें तो उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति से संबंधित है और मसाला उत्पादन बादामी क्रांति से संबंधित है और बायोडीजल उत्पादन आपको कृष्ण क्रांति से संबंधित है। तो ये चारों चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तो ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ऑप्शन बी फ्लोरिडा जलधारा, ऑप्शन सी इमर्जिंग की जलधारा और ऑप्शन डी की बात करें तो वेनेजुएला की जलधारा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि वेनेजुएला के जलधारा अटलांटिक की ठंडी जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा और इमर्जिंग जलधारा ये अटलांटिक महासागर के गर्म जलधारा है। यह तीनों अटलांटिक महासागर के ही गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से किस वायुमंडल परत को संवहनीय मंडल भी कहा जाता है? तो मंडल आपको 5 है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल,
मध्य मंडल, ओजोन मंडल और बाह्य मंडल। तो इसमें पूछा गया है किसमें संवहन मंडल भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी के दिनों में बढ़ जाता है और क्षोभ मंडल में जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं आपको क्षोभ मंडल में ही होती है। समताप मंडल में जहाज उड़ते हैं और ओजोन मंडल में रेडियो तरंग होता है। क्वेश्चन नंबर 126, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी की बात करें तो कनाडा। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की बात आपको ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भाईचारा बंधुत्व आपको फ्रांस से लिया गया है और ब्रिटेन से बात करें तो नागरिकता अधिनियम लिया गया है, संसद के जननी लिया गया है और कनाडा से बात करें तो संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। तो इस तरह जितने भी चीज़ लिया गया है आप उसे अच्छे से याद रखेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 127, भारत में सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, मतलब किस प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के। अगर यही पूछता कि किस लोकसभा अध्यक्ष को प्रथम बार लाया गया था तब हो जाता आपको गणेश वासुदेव मावलंकर। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री पूछ रहा है तो इसका आंसर आपको ऑप्शन ए यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री पर मंत्रिपरिषद में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि लोकसभा में एक भी दिन चरण नहीं रखा था। और विश्वनाथ प्रताप एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिसे अविश्वास प्रस्ताव करके हटाया गया था। और सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाला व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी है जो कि गैर कांग्रेसी सरकार में रहे थे। क्वेश्चन नंबर 128, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 और ऑप्शन डी की बात करें तो भाग 6। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से लेकर 12 तक। भाग 1 की बात करें तो राज्यों के संघ की बात कहा गया है और आपको भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात किया गया है जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं लेकिन मूल में आपको 7 थे। 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में अनुच्छेद 31 को हटाकर अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। और भाग 6 की बात करें तो इसमें राज्य की बात है और भाग 5 में संघ की बात है। तो आपके संविधान में 22 भाग हैं, आप 22 भाग को अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि भाग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है। क्वेश्चन नंबर 129, किस संविधान संशोधन अधिनियम से 14 वर्ष से 6 बच्चों के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन और ऑप्शन सी की बात करें तो 86वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई थी। वही 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। अब 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 130, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के कितने विषय निर्धारित किए गए हैं, तो ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 28 और ऑप्शन डी की बात करें तो 29। तो इसका करेक्ट आंसर आपको 29 होगा। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और पंचायती राज की बात संविधान के 11वीं अनुसूची में जो कि 73वां संविधान संशोधन 1993 में यह जोड़ा गया था जिसमें आपको 29 विषय है। और 74वां संविधान संशोधन 1993 में ही हुआ था जिसमें नगरपालिका की बात कही गई है, उसमें 18 विषय हैं। तो नगरपालिका के लिए 18 विषय और पंचायती राज के लिए 29 विषय। मूल संविधान में आपको 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में 4 अनुसूची जोड़ा गया। जो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था उस समय आपको अनुसूची 9वीं जोड़ी गई थी 1951 में। और जो दल बदल अधिनियम
1985 में आया था 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची में। तो ये चारों अनुसूचियाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से अनुसूची को याद कर लेंगे जो 12 अनुसूची दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 331, चुनाव की प्रक्रिया शामिल करने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर आयोग नहीं होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि निर्वाचन की बात भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से लेकर 29 तक निर्वाचन की ही बात कहा गया है। तो इसमें धर्म, जाति, लिंग पर नहीं भेदभाव किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, अनुच्छेद 325। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का विषय नहीं है? तो ऑप्शन ए स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन बी कृषि पर आयकर, और ऑप्शन सी की बात करें तो विवाह विवाद, और ऑप्शन डी की बात करें तो लोक व्यवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। विवाह और विवाह विच्छेद राज्य सूची का विषय नहीं है, यह संघ सूची का विषय है। यह समवर्ती सूची का विषय है। राज्य सूची में 66 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, और संघ सूची की बात करें तो 100 विषय संघ सूची में है। क्वेश्चन नंबर 133, भारतीय संविधान के भाग और संघ राज्य के मध्य में संबंध किस भाग में कहा गया है? तो भाग 10, भाग 9, भाग 15 और भाग 20। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भाग 9। भाग 9 में संघ और राज्यों के मध्य में संबंध है, भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के संबंधित बात है, और भाग 15 में निर्वाचन है, और भाग 20 की बात करें तो संविधान संशोधन है जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 134, विश्व युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 12 अगस्त, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 5 अक्टूबर, और ऑप्शन डी की बात करें तो 19 नवंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है, और 5 अक्टूबर के विश्व शिक्षक दिवस मनाए जाते हैं। तो जितने भी आपको दिवस मैं बताता हूँ सारे दिवस को अच्छे से याद रखेंगे, आपके दरोगा के एग्जाम में दिवस जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 135, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए लुसाने, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी वियना, और ऑप्शन डी की बात करें तो लंदन। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि इसका मुख्यालय लुसाने में है। क्वेश्चन नंबर 136, लिबेरो किस खेल से शब्दावली है? तो ऑप्शन ए वॉलीबॉल, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हैंडबॉल, और ऑप्शन डी की बात करें तो बास्केटबॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि वॉलीबॉल। क्वेश्चन नंबर 37, ओलंपिक शुभांकर की प्रथा किस ओलंपिक के खेल से शुरू किया गया था? तो म्यूनिक 1972, मैक्सिको सिटी 1968, ऑप्शन सी बार्सिलोना 1992, और ऑप्शन डी की बात करें तो लॉस एंजिल 1984। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मैक्सिको सिटी 1968 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 138, येलो बुक किस देश के सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन दस्तावेज है? तो ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी भारत, और ऑप्शन डी की बात करें तो जापान। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस के येलो बुक कहा जाता है सरकारी रिपोर्ट को, जबकि व्हाइट बुक पेपर भारत का, और ब्रिटेन सरकार की किसी भी विशेष प्रकार के रिपोर्ट का प्रकाशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39, सर्वप्रथम तत्वों का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी एंटोनियो लेवेजियर, ऑप्शन सी जैकब बर्जिलियस, और ऑप्शन डी की बात करें तो रॉबर्ट वायल। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जॉन डाल्टन। एंटोनियो जो लेवेजियर थे, लेवेजियर की बात करें तो वो रसायन के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 140, तत्वों को निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म को चुनिए जो कि समान तापमान पर मनक दाब के द्रव होते हैं। तो ब्रोमीन और फ्लोरीन, मरकरी और रुबिडियम, ऑप्शन सी ब्रोमीन और थैलियम, और ऑप्शन डी की बात करें ब्रोनियम और मरकरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि ब्रोमीन और मरकरी। क्वेश्चन नंबर 141,
निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले रहने पर काली पड़ जाती है? तो H2S, AgS, AgSO4, Ag2S। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि Ag2S। क्वेश्चन नंबर 142, गर्म होने पर लेड नाइट्रेट होता है PbO2 तथा NO2, PbO तथा NO2, सी PbO तथा NO, और ऑप्शन डी की बात करें तो PbO2 तथा NO। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि PbO तथा NO2। क्वेश्चन नंबर 43, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनता है? तो मैग्नीशियम, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी टीन, और ऑप्शन डी की बात करें तो सिल्वर। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं बनता है, इस बात को क्वेश्चन को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी डी यानी कि सिल्वर। लेड Pb को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, आधुनिक आवर्त सारणी में चौथा आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि 18। चौथा और पांचवा की बात करेगा तो 18 होगा। वही पहला में आपको 2 होगा, दूसरा में 8 होगा, और तीसरा की बात करें, छठा की बात करें यानी तीसरा में भी 8 होगा। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, पहला में 2 होगा, दूसरा तीसरा में 8 होगा, चौथा पांचवा में 18 होगा, और छठा में आपको 32 होगा, और सातवां और अपूर्ण है। तो इस तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ग्रुप डी में ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा, आपको मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 145, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, और ऑप्शन डी की बात करें तो कॉपर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन सा अभिलेख संरक्षित एवं प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? तो जिम कार्बेट बाघ, घाना शेर, ऑप्शन बी काजीरंगा गेंडा, और ऑप्शन डी की बात करें तो पेरियार हाथी। तो इसमें पूछा गया कि कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको घाना शेर के लिए यह गलत है। केवला देवी घाना शेर के लिए केवला देवी पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे भारत के पक्षी के अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ऑप्शन ए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपको ऑप्शन ए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, जिसकी स्थापना 1936 में किया गया था। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, नंदा देवी भी उत्तराखंड में, और कान्हा की बात करें तो कान्हा किसली मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 148, जैव विविधता परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती हुई, भूमध्य रेखा की तरफ घटती हुई, पृथ्वी पर एक समान रहती है, और ऑप्शन डी की बात करें तो ध्रुवों की तरफ बढ़ती हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती हुई। क्वेश्चन नंबर 149, रामसर सम्मेलन संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो जैव ईंधन से, वनों से, नम भूमि से, और ऑप्शन डी की बात करें तो शुष्क भूमि से। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि नम भूमि से है। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो मालवा के पठार में, पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, और छोटा नागपुर के पठार में। तो मालवा का सदाबहार वन जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन सी पश्चिमी घाट में पाया जाता है। इस तरह आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था यानी कि 150 नंबर क्वेश्चन। तो मैंने इसका डिस्कशन आपको काफ़ी अच्छी तरीके से कराया हूँ। जो भी स्टूडेंट इस सीरीज को अच्छे से देखते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं तो उनका जीके जीएस काफ़ी अच्छा हो गया। और जो नहीं सुनते हैं, नहीं लिखते हैं, वो अवश्य लिखें, क्योंकि लिखने से तभी याद होता है और एक ही बात को आप बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो अच्छा से लिखिए और एक बार पढ़िए, एक बार वीडियो को सुनिए और एक बार अपने से बनाइए, तब आपका वो 100% होता है और उसके बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। सेट बनाने का मतलब ही होता है उसका अच्छा से डिस्कशन करें। अच्छे से डिस्कशन करने के बाद आपको अगले सेट में जो क्वेश्चन दोबारा अगर पूछे जाते हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, और कन्फ्यूजन जिस दिन दूर हो जाएगा रिजल्ट आपके हाथों में रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा रिवीजन करके ही पढ़ना है और कन्फ्यूजन को काफ़ी दूर कर देना है, यानी कि ख़त्म ही कर देना है, जिससे कि आपको एग्जाम में
कोई ऑप्शन में कन्फ्यूजन ना हो, जो क्वेश्चन पूछे उसे ऑप्शन में आप आंसर को खोजें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का समाप्त करता हूँ। मिलेंगे कल सुबह, मिलेंगे शाम को लाइव क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।